Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we studied about the Sangam polities. Like in that we studied the position of the king. The king played an important position here and all. और वो किंग का ड्यूटी था टू प्रोटेक्ट एवरीवन, राइट. फिर वो छोटा किंगडम रहो बड़ा किंगडम रहो, राइट. और उसने अपना इतना स्ट्रॉन्ग आर्मी रखना चाहिए कि बाहर अदर शुड बी अफ्रेड ऑफ इट, राइट. द संगम किंग वर अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फिर किंग को हेल्प करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन थे, मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स. मिनिस्टर्स क्या थे? किंग के दरबार में जो मिनिस्टर्स थे उनकी सलाह ली जाती थी टाइम टू टाइम. और एम्बेसडर्स क्या थे? अपन ये जो अब संगम एज के जो एम्बेसडर्स थे वो दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट किंग इन अदर कोर्ट. देन उस वक्त स्पाइस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. बट स्पाइस का काम क्या भी उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क था और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था. देन म्यूनसिपल एंड विलेज गवर्नमेंट. छोटे मोटे केसेस विलेज में ही सॉल्व होते थे. छोटे छोटे विलेजेस में असेंबली होती थी, इट वॉज कॉल्ड अवई. और फिर वहाँ पे वो लोग अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते थे. एंड वॉरफेयर दे हैड ऑल द मॉडर्न टेक्निक्स फॉर द वॉर. देन लॉ एंड जस्टिस. सारा लॉ एंड जस्टिस किंग के हाथ में था. यहाँ पे किंग यूज्ड टू गिव जस्टिस. किंग सबको पनिशमेंट वगैरह देता था. देन नेक्स्ट इज द इकोनॉमी. द संगम लिटरेचर पोएट्स स्पीक्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल. संगम लिटरेचर पोएम क्या कर रहे हैं? दे स्पीक्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल. दिस इंफॉर्मेशन इज सपोर्टेड बाय द आर्कोलॉजिकल फाइंड्स. ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है? दिस इंफॉर्मेशन is supported by the archaeological finds. Although the Chola, Pandyas and Chera states were weakened by the wars, they greatly profited from their natural resources and foreign trade. See, although the Chola, Pandyas and Cheras state वो ऑलरेडी वीक हो गए थे, बट स्टिल दे हैड अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेन ट्रेड. उनके पास बहुत, फिर भी भले ही वो वीक थे बट उनका प्रॉफिट अच्छे से चल रहा था एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी अच्छे से था और फॉरेन ट्रेड से उनको प्रॉफिट मिल रहा था. द संगम इकोनॉमी वॉज सिंपल एंड मोस्टली सेल्फ सफिशिएंसी. द संगम इकोनॉमी क्या थी? सिंपल थी, एकदम सिंपल था और वो लोग सब सेल्फ सफिशिएंट थे. द पीपल वेर इंडोजीनियस. पीपल क्या थे? स्वाभिमानी थे, वो अपना अपना काम सब खुद करते थे. Then towns, trade and crafts. Agriculture, fishing and hunting were the major businesses. See, agriculture, fishing and hunting ये क्या था उस वक्त का major business था. A large number of persons were engaged in industries and commerce, both inland and foreign. क्या है? बहुत से लोग, many of the people were engaged in industry and commerce, both in land and in foreign. The major town like Puhar, Kanchi, Vanji, Uriyai, Tondi, Madurai, Musuri, etc. absorbed most of this manufactured goods. See, उस वक्त मेजर टाउन्स के नाम दिए उन्होंने. उस वक्त के मेजर टाउन्स थे पुहार, कांची, वंजी, उरयू, टोंडी, मदुराई. और ये सारा यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड सारा यहाँ पे जाता था. Industry was encouraged on account of rising demand in foreign markets. See, industry was encouraged on account of rising demand in foreign market. Shipping and other allied industries like harbor building and warehouse construction were developed to sustain foreign trade. See, अगर आप foreign trade कर रहे हो तो you need harbor, right? You need to construct warehouse. तो building harbor, warehouse इन सब चीज़ का भी ध्यान रख रहा था. The chief occupation of the people was agriculture. See, one of the occupation of the people was agriculture. Main occupation agriculture था. The main product was paddy. See, main product क्या था? Paddy था. Indigenous industries were fairly advanced, like spinning and weaving were the most important and widely practiced crafts. See, यहाँ पे क्या थे? The main product was paddy. और इंडस्ट्री में क्या था? इंडस्ट्री में एडवांस स्किल्स की तरह यूज़ करते हुए दे यूज्ड टू डू स्पिनिंग, वीविंग
और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। वीविंग वॉज अ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री इन सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लाइक मदुराई एंड उरायूर। सी वीविंग क्या था, एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री थी। वीविंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री बोला है, और ये कहाँ पे पाई जाती थी, ये सब इम्पोर्टेंट टाउन्स में पाई जाती थी लाइक मदुराई, उरायूर एक्सेट्रा। द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वेर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड फिटनेस। टेक्सटाइल प्रोडक्ट फेमस थे ब्यूटी और फिटनेस के लिए, अच्छे से फिटनेस के लिए ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट फेमस थे। द स्मिथ was an another important industrial factory where weapons of war were forged and repaired। See, स्मिथ क्या था, ये स्मिथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री का पार्ट था। यहाँ पे क्या थे, जो वेपन्स लगते हैं आपको वॉर के लिए, वो बनते थे और रिपेयर भी होते थे। कारपेंट्री वॉज अ वेरी कॉमन इंडस्ट्री। कारपेंट्री क्या थी, एक कॉमन इंडस्ट्री थी वहाँ पे। देर वॉज बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड एट दैट टाइम। सी वहाँ पे इंटरनल और फॉरेन ट्रेड दोनों उस वक्त अच्छे से चल रहा था। जनरली इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेर कैरिड ऑन बाय ग्रुप्स ऑफ हेरिडिटरी क्राफ्टमैन। सी ट्रेड इंडस्ट्री कैसे चलता था, इट वॉज कैरिड ऑन बाय अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी क्राफ्टमैन। लाइक अगर मैं पापा बिजनेसमैन है तो मेरा भाई भी बिजनेसमैन ही बनेगा, तो उस वक्त क्या है, हेरिडिटी वाइज बहुत कुछ चलता था। बार्टर सिस्टम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑल ट्रांजैक्शन। उस वक्त बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी मेरे पास राइस ज़्यादा है तो राइस ले, मेरे को वीट की ज़रूरत है मेरे को वीट दे, या फिर तो क्या एक्सचेंज कर सकता है, उस दौर पे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। देयर वेर वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट्स और बाजार कॉल्ड अंगाड़ी इन द बिगर टाउन, इन द बिगर। सी वहाँ पे क्या है, देयर वेर वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट, वहाँ पे मार्केट और बाज़ार बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हुए थे, उनको अपन बोल रहे हैं अंगाड़ी और बिगर टाउन में। दिस मार्केट्स हैड ह्यूज बिल्डिंग्स। ये मार्केट में क्या थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे। इंटीग्रिटी इन ट्रेड वॉज जनरली अप्रिशिएटेड। अगर ट्रेड सब अच्छे से चल रहा है तो क्या है, इट वॉज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। देयर वेर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, वन हु मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड गुड्स एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दोज हु वेंट अबाउट सेलिंग द गुड्स। दो टाइप के ट्रेडर कौन थे, एक जो मैन्युफैक्चर करके खुद ही बेचता है एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जैसे अपन फैक्ट्री आउटलेट देखते हैं ना, वैसा था यहाँ पे। और एक क्या था, जो खुद ही अपना गुड जाके मार्केट में बेचता था। देयर वॉज एन एक्सटेंसिव ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के साथ अपना बहुत अच्छा ट्रेड चलता था। पेपर, जिंजर, राइस, कार्डमम, सिनेमॉन, टर्मरिक, सैंडलवुड, आइली, almug, james, corundum, cotton and cotton fabric, ivory, pearls were certain commodities which were in great demand in foreign market। आज भी जो ये अपने पेपर वगैरह है ना, कार्डमम, सिनेमॉन, ये भी आज भी साउथ साइड से ही एक्सपोर्ट होता है, राइट। साउथ साइड, क्योंकि साउथ में बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। स्पाइसेस जो अपन बोलते हैं ना, दालचीनी, लवंग, इलायची, ये साउथ में आज भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और साउथ में ये सारी चीज़ें फेमस भी है, तो आज भी ये सारा एक्सपोर्ट होता है। तो उस वक्त भी ये सारा फॉरेन ट्रेड पे जाता था, मतलब उस वक्त भी ये एक्सपोर्ट होता है। क्या क्या होता था, पेपर, जिंजर, राइस, कार्डेमॉन, सिनेमॉन, टर्मरिक, सैंडलवुड, अलाई, अलमग, जेम्स, कार्डमम, कॉटन एंड कॉटन फैब्रिक, आइवरी, पर्ल्स, ये सारे कमोडिटी क्या थे, इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था फॉरेन मार्केट में। देयर वॉज ट्रेड विथ रोमन एंड ग्रीक। सी अपना फॉरेन ट्रेड किसके साथ था, देयर वॉज अ ट्रेड विथ रोम एंड ग्रीक। A large number of Roman gold coins of the Augustan age have been found in many parts of South India। See, a large number of Roman gold coin, बहुत ज़्यादा रोमन गोल्ड कॉइन मिले हैं of the Augustan age in the South India। There were direct trade routes between South Indian states and with Rome, Egypt and Arabia। डायरेक्ट ट्रेड रूट था, जो पोर्ट हार्बर की अपन बात कर रहे हैं ना, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड रूट निकलता था। वो तो ये क्या करते थे, साउथ इंडियन स्टेट से डायरेक्ट ट्रेड रूट था विथ, और वो डायरेक्ट ट्रेड कहाँ का था, इट वाज विथ रोम, इजिप्ट एंड
Arabia. Shipbuilding was a local industry in South India. See, shipbuilding क्या थी? एक local industry थी in South India. Goods were collected in warehouse which were built on the beach and were located in the ships going abroad. See, goods were collected in warehouse. See, आज भी अपन देखते हैं warehouse and all. गुड्स जो भी रहता है वो पहले वेयर हाउस में जाता है. बहुत से वेयर हाउस में तो जाके पैकिंग वगैरह भी होता है. तो उस वक्त भी क्या है, जो भी गुड्स आते थे वो लोग वेयर हाउस में रखते थे और फिर वहाँ से वो बीच की ओर लेके जाते थे और फिर शिप में डाल के अब्रॉड भेजा जाता था. देन रेवेन्यू एंड फाइनेंस. इन द संगम एज many varieties of taxes were known and collected out of that revenue the king adjusted his private and public spending. इन द संगम एज क्या रहता था, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे और उसी से किंग को रेवेन्यू मिलता था और उसी से किंग अपना पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेंडिंग का ध्यान रखता था. A number of officials were enrolled by the king to know after the revenues matter. बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे किंग के आसपास जो ये रेवेन्यू मैटर में किंग का ध्यान रखते थे और किंग को टाइम टू टाइम एडवाइस देते थे. The most important source of revenue was the land tax. See, one of the important source of revenue क्या था, was the land tax. It was called इराई और कराई. अब ये जो लैंड टैक्स है उसको अपन इराई और कराई बोलते हैं. टोल्स एंड कस्टम ड्यूटीज वर कॉल्ड उल्गू और संगम. सी, टोल्स एंड कस्टम ड्यूटीज, इनका क्या नाम था, उल्गू और संगम. सी, लैंड टैक्स का नाम था इराई और टोल्स एंड कस्टम ड्यूटीज जो अपन भरते थे उसको अपन बोलते हैं उल्गू और संगम. द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 of the production of land on particular occasion. The payment of land revenue was remitted. See, अभी रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या था, आपको लैंड रेवेन्यू कितना देना था, 1/6 ऑफ योर टोटल प्रोडक्शन. आपका जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 1/6 पोर्शन यू आर सपोज टू गिव एज अ लैंड रेवेन्यू. या कभी कभी ऑन सर्टन ओकेशन ये कम ज़्यादा भी किया जाता था. It was contemplated for the king to assign a tax-free land of certain persons of institution. से अभी ये किंग का डिसीजन रहता था कि किसको टैक्स फ्री लैंड देनी है, कौन से इंसान को देनी है, कौन से इंस्टीट्यूशन को देना है, ये सारा किंग पे डिपेंड था. नेक्स्ट टू द लैंड रेवेन्यू was the custom duty and tolls. Tamilham had an extensive trade with places like Java, Rome, Burma, Egypt and Malaya. See, apart from land revenue, custom duty और टोल भी पे करना पड़ता था. कब, जब आप ट्रेड कर रहे हो विथ प्लेस लाइक जावा, रोम, बर्मा, इजिप्ट एंड माल्या. The goods imported and exported were of such form and in such quantity that even a nominal toll would have brought a lot of revenue to the king. अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे ऐसे गुड्स के किए जाते थे कि भले ही वो स्मॉल अमाउंट में किए जाए बट रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता था किंग को. मतलब किंग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था उस वक्त ये रेवेन्यू से. सी, किंग के पास पैसा कहाँ से आता था, किंग यूज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू लेता था, फिर टोल भरने लगते थे लोगों को और टोल एंड कस्टम ड्यूटी भरने लगता था. उसके अलावा भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ अमाउंट किंग को देना पड़ता है. आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, एक नॉमिनल टोल यू हैव टू गिव टू द किंग. अब ये नॉमिनल टोल भी किंग को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता था. सम इनकम मस्ट हैव कम बाय द वे ऑफ फाइन्स पेड बाय क्रिमिनल्स हु वर फाउंड गिल्टी. किंग के पास और पैसा कहाँ से आता था, और एक सोर्स ऑफ इनकम क्या था, जो क्राइम वगैरह करते हैं ना तो उनको अपन फाइन के रूप में पनिशमेंट देते हैं, तो उधर से भी किंग के पास पैसा आता है. पहले पनिशमेंट फाइन का इतना नहीं था बट सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, बट फाइन का जो भी पैसा मिलता था वो किंग को ही मिलता था. द टैक्स कलेक्टर्स वेर गिवन द डायरेक्शन that they should collect the tax in such a way that the accessor do not feel the burden of tax. See, अभी जो टैक्स कलेक्ट करते थे ऑफिसर उनको किंग ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे, आप टैक्स कलेक्ट करो, डायरेक्टली कलेक्ट करो टैक्स, बट जब टैक्स देने का टाइम आए तो लोगों को बर्डन नहीं लगना चाहिए. अगर क्रॉप अच्छे से नहीं आई है तो आप टैक्स कम कर दो,
तो टैक्स कम देने लगाओ तो उनको भी बर्डन ना आए और अपने को भी प्रॉफिट रहे. We have winded up your second chapter. In next lecture, we'll start with the third chapter. Meanwhile, if you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.bagaria@arahamedu.in. Thank you.